हमारे सुनने वालों ने एक बड़ी दिलचस्प किताब भेजी है मैथ्सन पेरी की, हर तर्क कैसे जीते। और सच कहूं तो इसका कवर देखते ही मैं रुक गई। हाँ, एक तरफ एक बड़ा सा हथौड़ा और दूसरी तरफ एक छोटा सा अखरोट। मुझे लगा ये एकदम सही तस्वीर है, ये दिखाने के लिए कि तर्कों की दुनिया में कैसे कुछ लोग ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हैं और कुछ बड़ी चतुराई से। हाँ, और वो चतुराई कभी कभी चालाकी बन जाती है। किताब के पीछे प्रकाशक ने एक चेतावनी भी लिखी है जो मुझे बहुत पसंद आई। क्या लिखा है? लिखा है, गलत हाथों में ये किताब खतरनाक है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम यहाँ ये सीखने नहीं बैठे हैं कि इन हथकंडों का इस्तेमाल कैसे करें, बल्कि आज का हमारा मिशन कुछ और है। हम एक तरह से जासूस बनने वाले हैं। हम उन तर्कों के धोखेबाजों की दुनिया में उतरेंगे, देखेंगे कि वो कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। ये एक तरह की बौद्धिक आत्मरक्षा है ना। जैसा है। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद है कुछ सबसे आम और चालाक तर्क दोषों, मतलब लॉजिकल फैलेसीज की चीर-फाड़ करना। अच्छा। जिनका सामना हम लगभग हर दिन करते हैं, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ डिबेट्स में, यहाँ तक कि घर की बहसों में भी। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि तर्कों को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है। मुझे लगता है सबसे पहले उस तरीके की बात करनी चाहिए जो शायद सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। कौन सा? जब कोई आपके मुद्दे पर बात करने के बजाय सीधा आप पर ही हमला करने लगता है। हाँ, और इसके लिए एक फैंसी लैटिन नाम भी है, आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम। मतलब व्यक्ति पर तर्क। ये बहस में हारने वाले का आप कह सकते हैं सबसे पहला और सबसे आम हथियार होता है। जब आपके पास किसी के तर्क का जवाब नहीं होता तो आप तर्क देने वाले पर ही कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। किताब में इसका एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण है, वो पानी में फ्लोराइड मिलाने वाला। हाँ, कोई कहता है डॉक्टर ग्रीन पानी में फ्लोराइड मिलाने के पक्ष में बड़ी अच्छी दलीलें देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वो डॉक्टर ग्रीन हैं जिन्होंने 10 साल पहले इच्छा मृत्यु के समर्थन में एक लेख लिखा था। ओहो। अब देखिए डॉक्टर ग्रीन के इच्छा मृत्यु पर क्या विचार हैं। इसका पानी में फ्लोराइड मिलाने के वैज्ञानिक तर्क से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ये सिर्फ डॉक्टर ग्रीन की छवि खराब करके उनके तर्क को कमजोर करने की कोशिश है। लेकिन इसका एक और रूप है जो मुझे लगता है ज्यादा चालाक है, जिसे किताब में परिस्थितिजन्य एड होमिनम कहा गया है। जैसे कोई कहे, बेशक तेल कंपनी का अधिकारी तो यही कहेगा कि हमें और तेल निकालना चाहिए, आखिरकार उसकी तो तनख्वाह वहीं से आती है। एक मिनट के लिए ये सुनने में तो सही लगता है। सही लगता है, और इसीलिए ये खतरनाक है। देखिए, ये सच है कि उस अधिकारी के हित जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ये बात अपने आप में उसके तर्क को गलत साबित नहीं करती। अच्छा। हो सकता है कि ऊर्जा आपूर्ति पर उसके पास सबसे अच्छी जानकारी हो। ये तरीका हमें आलसी बना देता है। हम तर्क की गुणवत्ता को परखे बिना सिर्फ व्यक्ति की परिस्थिति देखकर उसे खारिज कर देते हैं। ये एक शॉर्टकट है। और इसी परिवार का एक और सदस्य है कुएं में जहर घोलना। ये नाम ही कितना खतरनाक लगता है। बिल्कुल, मतलब बहस शुरू होने से पहले ही खेल खत्म कर दो। कैसे? कल्पना कीजिए कोई चर्चा शुरू करते हुए कहे, कोई मूर्ख ही होगा जो ये नहीं मानेगा कि हमारे देश में शिक्षा पर पर्याप्त पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। अब अगर कोई इस बात से असहमत भी हो तो वो कुछ बोलने से हिचकिचाएगा। कौन खुद को सबके सामने मूर्ख कहलाना चाहेगा? सही बात है। आपने असहमत होने का मौका देने से पहले ही सामने वाले को बदनाम कर दिया। तो व्यक्ति पर हमला करना एक तरीका है, लेकिन क्या होता है जब कोई आपके तर्क को सीधे सीधे अनदेखा कर देता है और उसकी जगह किसी और ही चीज पर हमला करने लगता है? ये भी एक बहुत चालाक रणनीति है। मैंने इसे ऑनलाइन बहुत देखा है। हाँ, और इसे कहते हैं स्ट्रॉ मैन या कागजी पुतला बनाना। ये बहुत प्रभावी है क्योंकि इसमें आप असली लड़ाई लड़ते ही नहीं हैं। मतलब? आप अपने विरोधी के तर्क का एक कमजोर, तोड़ मरोड़ कर बनाया गया संस्करण, एक कागजी पुतला, और फिर जोर शोर से उस पर हमला करके उसे गिरा देते हैं। देखने वालों को लगता है कि आपने असली तर्क को हरा दिया। किताब में वो मारिजुआना वाला उदाहरण इससे बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, मान लीजिए कोई प्रस्ताव रखता है, हमें मारिजुआना पर कानूनों को थोड़ा उदार बनाना चाहिए। ठीक है, एक वाजिब बात लग रही है। बिल्कुल। अब इसका स्ट्रॉमैन जवाब आता है, बिल्कुल नहीं। जिस समाज में नशीली दवाओं तक खुली अप्रतिबंधित पहुंच होती है, वो अपनी कार्यनीति का खो देता है और बर्बाद हो जाता है। अरे लेकिन बात तो उदार बनाने की हुई थी, अप्रतिबंधित पहुंच की तो नहीं। यही तो स्ट्रॉमैन है। बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया कि उसे ध्वस्त करना आसान हो जाए। असली मुद्दे पर तो बात ही नहीं हुई। ये तो हर राजनीतिक बहस में होता है। एक पार्टी कहती है हम टैक्स में थोड़ी राहत देना चाहते हैं, तो दूसरी कहती है
तो आप चाहते हैं कि देश की सारी सड़कें, स्कूल, अस्पताल बंद हो जाए? बिल्कुल वही तकनीक है। लेकिन ध्यान भटकाने का एक और मजेदार तरीका है रेड हेरिंग। इसका नाम मछली पर क्यों है? ये पुराने जमाने के शिकार से आता है। जब शिकारी कुत्तों को लोमड़ी की गंध से भटकाना होता था तो वो एक तेज गंध वाली रेड हेरिंग मछली को जमीन पर घसीट देते थे। अच्छा। और बेचारे कुत्ते असली शिकार को छोड़कर मछली की गंध के पीछे भागने लगते थे। तर्क में भी ये ठीक यही काम करता है। आप एक ऐसा अप्रासंगिक मुद्दा उछालते हैं जो इतना दिलचस्प या भावनात्मक हो कि सब लोग असली बात भूलकर उसी के पीछे पड़ जाएं। किताब का पुलिस वाले और हीरे के हार वाला उदाहरण तो क्लासिक है। बिल्कुल। एक पुलिस वाला एक आदमी से पूछता है, माफ कीजिए श्रीमान, आपकी जेब से यह जो हीरे का हार लटक रहा है ये किसका है? और वो आदमी घबराने के बजाय बड़ी शांति से जवाब देता है, अरे वाह ऑफिसर, क्या ये एक शुद्ध नस्ल का जर्मन शेफर्ड कुत्ता है जो आपके साथ है? मैंने इससे शानदार कुत्ता आज तक नहीं देखा। और जाहिर है अब सारी बातचीत उस कुत्ते पे चली जाएगी। जी। हीरे का हार कौन याद रखेगा? बिल्कुल। तो संक्षेप में स्ट्रॉमैन आपके तर्क का हुलिया बिगाड़ देता है और रेड हेरिंग आपकी बहस की ट्रेन को ही दूसरी पटरी पे डाल देता है। एकदम सही। ये दोनों ही तकनीकें असली मुद्दे का सामना करने से बचने के तरीके हैं। अब तक हमने जो तर्क दोष देखे हैं वे ज्यादातर बहस को मोड़ने या व्यक्ति पर हमला करने से जुड़े थे, लेकिन कुछ सबसे आम गलतियां कारण और प्रभाव को समझने में होती हैं। मुझे लगता है हम सब ये गलती कभी ना कभी करते हैं। निश्चित रूप से। और इसमें सबसे पहला और सबसे मजेदार है पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉक्टर हॉक। ये क्या है? ये एक लंबी लैटिन कहावत है जिसका सीधा सा मतलब है इसके बाद हुआ इसलिए इसी की वजह से हुआ। ये मान लेना कि सिर्फ इसलिए कि एक घटना दूसरी के बाद हुई तो पहली घटना ही दूसरी का कारण रही होगी। अच्छा। क्या है कि हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से कनेक्शन ढूंढता है, भले ही वो मौजूद ना हो। किताब में वो केले और सुरंग वाले किसान का किस्सा पढ़कर तो मैं हंस पड़ी। वो एक बेहतरीन उदाहरण है। एक किसान ने अपनी जिंदगी में पहली बार केला खाया। जैसे ही उसने केले का पहला टुकड़ा मुंह में डाला, ट्रेन एक लंबी अंधेरी सुरंग में घुस गई। वो घबराकर अपनी पत्नी पर चिल्लाया, कारमेन, इसे मत खाना, इसे खाने से आदमी अंधा हो जाता है। उसने दो बिल्कुल अलग घटनाओं को जोड़ दिया। बिल्कुल, केला खाना और अंधेरा होना। ये सुनने में बहुत बेवकूफी भरा लगता है, लेकिन क्या हम भी ऐसा नहीं करते? जैसे कोई मानता है कि उसकी एक लकी शर्ट है जिसे पहनने पर ही उसकी पसंदीदा क्रिकेट टीम मैच जीतती है। हाँ, बिल्कुल। अगर 2-3 बार ऐसा हो जाए तो ये विश्वास पक्का हो जाता है। ये अंधविश्वासों की जड़ है। लेकिन ये गंभीर विषयों में भी घुस जाता है। जैसे कोई राजनेता दावा कर सकता है, जब से हमारी सरकार आई है तब से अपराध दर में कमी आई है। हो सकता है ये सच हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि अपराध दर में कमी के दसियों अन्य कारण हो जिनका सरकार से कोई लेना देना ना हो। सही बात है। लेकिन पोस्ट हॉक तर्क का इस्तेमाल करके पूरा श्रेय ले लिया जाता है। और कारण प्रभाव से जुड़ी एक और बड़ी गलती है स्लिपरी स्लोप या फिसलन भरी ढलान। ये तर्क नहीं बल्कि डर पर आधारित होता है ना? हाँ, ये डर कि अगर हमने एक छोटा सा कदम भी उठाया तो हम एक ऐसी ढलान पर फिसलना शुरू कर देंगे जो हमें सीधे तबाही की ओर ले जाएगी और हम बीच में कहीं रुक ही नहीं पाएंगे। ये क्या होगा अगर को बहुत ज्यादा खींचने जैसा है? बिल्कुल। इसका क्लासिक उदाहरण शराब पीने की कानूनी उम्र को लेकर दिया जाता है। कोई कह सकता है, अगर हमने शराब पीने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी तो कल को इसे 16 करने की मांग उठेगी, फिर 14 और इससे पहले कि हमें पता चले हमारे नवजात शिशुओं को माँ के दूध के बजाय शराब पिलाई जा रही होगी। ये सुनने में ही हास्यास्पद लगता है। लेकिन एक सवाल है, क्या कुछ ढलाने वाकई फिसलन भरी नहीं होती? क्या कभी कभी एक छोटा कदम वाकई बड़े नकारात्मक परिणामों की ओर नहीं ले जाता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर तर्क और तर्क दोष के बीच का अंतर समझना जरूरी है। एक वैध तर्क ये दिखाएगा कि ए से बी, बी से सी और सी से डी तक एक तार्किक और संभावित श्रृंखला कैसे बनती है। लेकिन स्लिपरी स्लोप तर्क दोष में ए से सीधे जेड पर छलांग लगा दी जाती है। बीच के सारे स्टेप्स गायब। हाँ, बीच के सारे संभावित पड़ावों को नजरअंदाज करते हुए ये मान लिया जाता है कि एक बार ढलान पर फिसलना शुरू हुए तो रुकना नामुमकिन है, जबकि असलियत ये है कि समाज और कानून अक्सर सीमाएं तय करते हैं और उन पर टिके रहते हैं। ठीक है, तो हमने व्यक्तिगत हमलों, ध्यान भटकाने और कारण प्रभाव की गड़बड़ियों को देख लिया, लेकिन अब उस हथियार की बात करते हैं जो शायद इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, भीड़ की ताकत। आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम, यानी वो तर्क जो भीड़ को पसंद आए। इसमें आप सबूत ये तर्क के बजाय
लोगों की पहले से मौजूद भावनाओं, पूर्वाग्रहों और डरों का सहारा लेते हैं। ये सीधे दिल पर वार करता है, दिमाग पर नहीं। बिल्कुल। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है 50 मिलियन फ्रांसीसी गलत नहीं हो सकते। हाँ, और ये सिर्फ संख्या के बारे में नहीं है, ये हमारे अंदर की एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक जरूरत को निशाना बनाता है, समूह का हिस्सा बने रहने की चाह। और जब हम देखते हैं कि हर कोई एक ही राय रख रहा है या एक ही चीज पर विश्वास कर रहा है, तो अकेले अलग खड़े होने में बहुत हिम्मत चाहिए। मनोवैज्ञानिक रूप से ये असहज करने वाला होता है। और विज्ञापन और राजनीतिक अभियान इसी का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, वो आपको ये महसूस कराते हैं कि अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो आप अकेले हैं, आप बाकी सबके खिलाफ हैं। और ये हम बनाम वो की भावना पैदा करके काम करता है। आम आदमी बनाम बड़े लोग या अभिजात्य वर्ग। सही कहा। या फिर कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप में नकारात्मक भावनाएं जगाते हैं, जैसे सट्टेबाज, नौकरशाह, बिचौलिए। हाँ, जब कोई कहता है कि सारी समस्या की जड़ ये सट्टेबाज हैं, तो उसे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वे वास्तव में क्या गलत कर रहे हैं। सिर्फ उस शब्द का इस्तेमाल ही भीड़ की भावनाओं को भड़काने के लिए काफी होता है। ये एक तरह का कोड वर्ड बन जाता है। बिल्कुल। ये तो बहुत सच है। सोशल मीडिया पर तो ये हर सेकंड होता है। बस एक हैशटैग ट्रेंड करने लगता है और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक ही बात सोच रही है। जबकि हो सकता है कि वो सिर्फ एक बहुत मुखर अल्पसंख्यक समूह हो। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज लोकप्रिय है, वो सच नहीं हो जाती। और इतिहास इस बात का गवाह है। एक समय था जब ज्यादातर लोग मानते थे कि धरती चपटी है। क्या वो सही थे? नहीं। किसी विचार की लोकप्रियता उसकी सच्चाई का प्रमाण नहीं होती। वाह, तो आज की इस जासूसी में हमने कई बड़े धोखेबाजों को बेनकाब किया है। हमने देखा कि कैसे लोग मुद्दे से भटककर व्यक्ति पर हमला करते हैं। कैसे वो आपके तर्क का एक कागजी पुतला बनाकर उसे जलाते हैं। कैसे वो दो असंबद्ध घटनाओं को जोड़कर हमें गुमराह करते हैं या फिर एक छोटी सी बात से तबाही का डर दिखाते हैं। और आखिर में कैसे वो भीड़ की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक अंतिम विचार जोड़ना चाहूंगा। इन तर्क दोषों को जानने का मकसद सिर्फ दूसरों की बातों में गलतियां निकालना या बहस जीतना नहीं है। तो फिर क्या है? असली मकसद अब में खुद के विचारों को साफ करना है। जब हम समझते हैं कि एक कमजोर या बेईमान तर्क कैसा दिखता है, तो हम खुद वैसे तर्क देने से बचते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। ये हमें अपने सोचने के तरीके के प्रति ज्यादा ईमानदार और सतर्क बनाता है। ये हमें एक बेहतर विचारक बनने में मदद करता है। तो ये ज्ञान सिर्फ एक ढाल नहीं है, बल्कि एक आईना भी है जिसमें हम अपनी सोच को देख सकते हैं। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा तर्क दोष है जिसे हम लगभग रोज सुनते हैं? शायद किसी विज्ञापन में, किसी न्यूज एंकर की बातों में या किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड में, और उस पर ध्यान ही नहीं देते। क्या कोई ऐसी फिसलन भरी ढलान या स्ट्रॉमैन है जिसे हम शायद सच मानकर बैठे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उसे कभी इस नजर से देखा ही नहीं?